सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स। और जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 11 अभी भी स्टार्ट हुई है। 10th का रिज़ल्ट आ गया, 12th का रिज़ल्ट आ गया, तो आप सब अब पढ़ना चाहते हैं एंड इसी के लिए मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, कंटिन्यूस सीरीज़, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैथ्स कवर करेंगे क्लास 11th, और उसके बाद क्लास 12th का भी मैथ्स आपको देखने को मिलेगा। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स। तो बच्चों को ये चैप्टर बिल्कुल अजीब लगता है क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअल में थोड़ा सा थियोरिटिकल है, और मैथ में हम लोग हमेशा नंबर से डील करते हैं। खैर, इसमें भी नंबर से ही डील करेंगे, बट आपको मैं समझाता हूँ, है ना। सो सबसे पहले तो जो वर्ड सेट है, इससे हम क्या सीखते हैं? व्हाट इज सेट? बेसिकली सेट क्या है? एक सिंगल वर्ड में बोलूँ तो कलेक्शन। अभी कलेक्शन से मेरा क्या मतलब है? व्हाट इज मेंट बाय कलेक्शन? सो कलेक्शन से मेरा क्या मतलब है? सो बेसिकली व्हाट कलेक्शन एक्चुअली इज, सेट क्या है? एक कलेक्शन। किसका कलेक्शन? किसी भी वेल डिफाइंड क्वांटिटी का कलेक्शन। वेल डिफाइंड। अच्छा, वेल डिफाइंड क्यों बोलते हैं? वेल डिफाइंड का जिसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक सेट बनाया तो उसकी डेफिनेशन जो मेरे लिए है वही आपके लिए भी रहेगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने जो सेट बनाया वो आपको समझ नहीं आएगा, या जो आपका सेट है वो मुझे समझ नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। और बेसिकली सेट जब भी हम बात करते हैं तो सेट का एक नाम होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो सेट का हमेशा एक नाम होता है। से फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं करली ब्रेसेस। इन करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 एलिमेंट्स हैं किसके? इस ए सेट के। 1 भी इसका एक एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, ऐसे करके सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब सेट का हर एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है। ऑब्वियसली बात है, सेट के अंदर है तो सेट से बिलोंग करेगा। तो उसको हम मैथ्स में एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1 बिलोंग्स टू ए, है ना। 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है, इसमें आप देख के बता पा रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? सेट ए के हैं। आपको एक एक एलिमेंट दिख रहा है। इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। अगर ऐसे ना लिख के आपको डेफिनेशन दी जाए तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे जो सेट मैंने ऊपर लिखा उसी को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता था। ए के अंदर क्या आता है? एक्स क्या है? कोई भी एक एलिमेंट। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स क्या है। इस डबल डॉट का मतलब होता है वेयर। अब एक्स के बारे में हम लिखने जा रहे हैं, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। ये एन क्या है? नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे देखो ना 1 से स्टार्ट होकर 7 तक जा रहे हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि एक्स किससे बड़ा और किससे छोटा। तो हमने लिखा कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 7। और ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट। अब अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो आपको पता है कि आपको 0 नहीं लाना, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? 7 तक जाना है। अगर आपसे बोलें सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करो तो आपको इसमें तो देख के ही पता चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
और इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ के पता चल रहा है 1 से लेकर के 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 एक्स की ये 7 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, है ना। इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इन दोनों फॉर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह देगा, सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, पूछेगा रोस्टर फॉर्म बनाओ, आपको रोस्टर फॉर्म दे देगा, कहेगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। तो ये तो बड़ा सिंपल है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सल सेट्स बताता हूँ। जैसे कि अभी हमने एक सेट यूज़ किया नेचुरल नंबर्स, है ना। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे यूनिवर्सल सेट्स होते हैं जिनका फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर का सेट, तो हमें पता है नंबर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। सबसे छोटा हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, आफ्टर नेचुरल नंबर हमारे पास क्या आते हैं, होल नंबर्स, या फिर सीधा इंटीजर डाल देते हैं, है ना, इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद क्या आता है हमारे पास, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के बाद क्या आता है हमारे पास, रैशनल नंबर की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर, है ना। और इर्रेशनल नंबर के बाद क्या सबसे बड़ा क्या ग्रुप होता है हमारे पास, रियल नंबर्स। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स हैं। अभी हम इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे नहीं, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर यूज़ किया। अगर आपको होल नंबर देखना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, हमें पता है होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से बड़े हैं और इंटीजर से छोटे हैं। तो इंटीजर को जब हम कह देंगे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की, ठीक है। तो होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, z पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर q पॉजिटिव बात करूँगा तो ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, r पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और जब नॉर्मल r लिखना तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमने ये यूनिवर्सल सेट्स पढ़ ली। हमें सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया। इस नॉलेज के साथ अब हम जाते हैं अपनी एक फर्स्ट एक्सरसाइज करने, एक्सरसाइज 1.1। तो जब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की, तो जैसा पहले क्वेश्चन में देख पाओगे, अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। क्या ये सेट डिफाइंड है? अगर ये सेट डिफाइंड है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट होने चाहिए या फिर क्लियर होने चाहिए। तो बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि ऑल मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे, साल के जितने महीने जे से स्टार्ट होते हैं। तो भाई ये बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ मंथ्स है ना, जनवरी, जून, जुलाई, इस टाइप से। तो बहुत ही क्लियर है, आपके लिए मेरे लिए अलग अलग नहीं है, इसलिए ये एक सेट है ना, बिकॉज द एलिमेंट्स आर डेफिनेट। फर्स्ट की फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट को देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ गलती क्या है, एक्चुअल में ये सेट नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसने मोस्ट वर्ड यूज़ किया, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है मेरे लिए कोई और हो, तुम्हारे लिए कोई और हो, और हो सकता है कि मतलब स्टैंडर्ड्स नहीं है ना, कोई कैसे मेजर करो कि कौन टैलेंटेड है कौन नहीं है करके। इस वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते एज अ सेट। और इसका एक ट्रिक है, जब भी आपको वर्ड दिखे ऑल तो वो सेट हमेशा होता है, और जब भी आपको वर्ड दिखे जैसे कि मोस्ट या फिर सम या फिर इस टाइप के वर्ड्स जो कि
एम्बिगोस होता है। एम्बिगोस इन द सेंस जो क्लियर नहीं बता रहे कितने लोगों को इंक्लूड करना है, या वो लोग कैसे होने चाहिए, या फिर मतलब किस बेसिस पे आप उनको सेपरेट कर रहे हो। जैसे मोस्ट टैलेंटेड, अब भाई किस वे में टैलेंटेड, मतलब ये पता नहीं चल रहा ना, इसलिए हम इसको सेट नहीं मान सकते। थर्ड पार्ट में देखोगे, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब इन्होंने फिर से वर्ड यूज़ किया बेस्ट। ये भी कोई मैट्रिक्स नहीं हुआ, किस चीज़ में बेस्ट। अगर यहीं पे इन्होंने कुछ और लिखा होता जैसे कि हाईएस्ट स्कोरर्स, तो तब हम फिर भी मान लेते, पर अभी बेस्ट में तो नहीं मान सकते क्योंकि ये कोई मैट्रिक्स नहीं हुआ। मैट्रिक्स इन द सेंस कोई बेसिस नहीं हुआ सेपरेशन का। फिर हम बात करते हैं फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। वेरी गुड। हाँ, एलिमेंट्स डेफिनेट है, आपकी क्लास में कितने लड़के हैं तो फिक्स ही है, मोरलेस सब जानते हैं उनको। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, सो ये भी फिक्स है, तो ये भी सेट हुआ। फिर हम बात करते हैं सिक्स पार्ट की, तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। सो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद एक कैरेक्टराइजेशन का क्राइटेरिया बढ़िया है, और इसके जितने नॉवेल्स हमने सारे लिस्ट कर दिए, तो ये भी एक सेट होगा। और फिर कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट है, ऑल आ गया है ना। तो सेवन्थ पार्ट तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, भाई चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं बदले तो जाने वाले हैं नहीं, तो ये भी फिक्स है, तो ये भी सेट होगा। और लास्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई मोस्ट डेंजरस, मोस्ट मतलब सेट नहीं है, और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो किसी जानवर को डेंजरस बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आपको एक सेट दे दिया ए, और इस ए सेट के अंदर आपको जितने एलिमेंट्स है रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करके दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और फिर आपसे पूछ रहा है कि बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हर एलिमेंट के साथ लगाया जाए। तो फर्स्ट पार्ट है 5 और ए। बताओ 5 है क्या ए के अंदर? है ना, तो 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, 8 एंड ए। क्या 8 कोई भी एलिमेंट है? नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मतलब 0 बिलोंग्स टू ए। बताओ 0 है क्या ए में? नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर नेक्स्ट पार्ट 4 है, जी हाँ 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, तो क्या इसमें 2 है? हाँ जी 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। एंड देन लास्ट पार्ट 10 एंड ए में 10 बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट है, कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे पूरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है जो भी आपको सेट्स दिए गए हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो करते हैं चलो ट्राई। उन्होंने नाम दिया सेट का ए, तो हमें भी नाम देना पड़ेगा ए इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, और अब हमें यहाँ पे डालना है सेट के अंदर के एलिमेंट्स। पहले पार्ट में लिखा हुआ है एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारे हो सकते हैं, और फिर रेंज दे दी तो हमें उससे लेकर के लास्ट तक इंटीजर लिखना है। तो -3 से स्टार्ट हो रहा है, -3 इंक्लूडेड है, देखो लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो -3 इंक्लूडेड है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7 इंक्लूडेड है क्या? 7 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 7 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो वो इंक्लूड हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया ए सेट। समझ में आया सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे ज़्यादा है? सेट बिल्डर को पढ़ो, तो उसके डेफिनेशन को समझो, और फिर जो एलिमेंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको लिस्ट कर दो, ये होता है रोस्टर फॉर्म। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का नाम है बी में कह रहा है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6।
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और कहाँ तक जाना है? 6 तक जाना है। 2 3 4 5, लेस देन 6, इक्वल टू नहीं बोला तो 5 पे ही रोक देंगे। सी, सेट सी क्या है? पढ़ो थर्ड पार्ट। एक्स इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से, पर 10 के डिजिट्स का सम 1 और 0 का सम 8 तो नहीं हो रहा, तो 11 का भी नहीं होता, 12 का भी नहीं होता, 13 14 15 16, हाँ 17 का होता है। 1 7 8 हो जाता है 17। इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर आता है जिनकी दोनों डिजिट्स को सम करके मुझे 8 मिले? तो 17 के बाद ऐसा नंबर होता है 26, है ना। उसके बाद सोचो सोचो सोचो, उसके बाद होगा 35, उसके बाद 44, उसके बाद 53, उसके बाद 62, उसके बाद 71। तो अब इसके बाद तो कोई नंबर है ही है, एक और नंबर है, हमने एक नंबर मिस किया, वो है 80, है ना। ये सारे टू डिजिट्स नंबर हैं जिनका सम 8 होता है, जिनकी डिजिट्स का सम 8 होता है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर अभी 2 डिजिट में नहीं अवेलेबल है ना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है? एक्स द प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो यहाँ पे एक टर्म इन्होंने यूज़ किया है, डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होता है? डिवाइज़र का मतलब होता है फैक्टर्स। तो हम बचपन में फैक्टर्स निकालते थे ना, तो कैसे निकालते थे फैक्टर्स? चलो पहले फैक्टर्स निकालते हैं 60 के। 60 के फैक्टर निकालने हैं तो 2 पे किया 30, 2 पे किया 15, फिर 3 पे किया 5 और 5 पे किया 1। अब डी के फैक्टर्स लिखते थे हम, तो फैक्टर्स ऑफ डी इज इक्वल टू डी क्या है? 60 बेसिकली। 60 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 60 के फैक्टर्स रहेंगे 1, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 5, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, और फिर आ जाएगा आपका 15, फिर आ जाएगा आपका 20। फिर कैसे बना रहा हूँ? इन सबको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में मल्टीप्लाई करके, और उसका शॉर्टकट भी मैं आपको अभी 1 सेकेंड में बता रहा हूँ। फिर आएगा 30 और फिर आ जाएगा 60। तो ये टोटल फैक्टर्स हो गए 60 के, वो नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब देखो मैंने कैसे बनाया। मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, 1 जो लास्ट में, 1 तो करेगा डिवाइड, फिर 2, फिर 3, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 5, और फिर सीधा 5 2 ज़ा 10, क्योंकि इससे छोटा कोई बन नहीं रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 10 ज़ा भी 60 होता है। जब भी हम फैक्टर्स लिखते हैं तो फैक्टर्स में हमें अगर ये पता लगाना है कि कोई मिस तो नहीं हो रहा, तो उसका सबसे प्यारा ट्रिक ये होता था कि फर्स्ट नंबर लो और लास्ट नंबर लो, मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर 60 आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसी तरह सेकंड नंबर लो और सेकंड लास्ट लो, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है? 60 आ रहा है? जी आ रहा है। 33 20 ऐसे करके चले जाओ जब तक आपको 2 ऐसे नंबर ना मिल जाएं जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 हो जाए। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाइड है तो बिल्कुल आपने कोई फैक्टर मिस नहीं किया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है? डिवाइज़र ऑफ 60, मतलब फैक्टर्स ऑफ 60। डिवाइज़र इज इक्वल टू फैक्टर, मैं लिख देता हूँ, डिवाइज़र इज इक्वल टू फैक्टर्स। तो अब ये बताओ, ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से प्राइम नंबर कितने हैं? तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? 2 प्राइम नंबर्स में नहीं आता, मतलब 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आता, सॉरी। 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर, और 5 हो गया प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर रहेगा 2 3 और 5। इजी।
चलो जी, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म की एक और स्पेशलिटी होती है जो मैंने अब तक आपको नहीं बताई है, वो ये कि रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आता है, चाहे वो एक्चुअल में कितनी बार भी एग्जिस्ट करता हो, पर वो एक बार में एक मतलब रोस्टर फॉर्म में एक ही बार आएगा। नो रिपीटेशंस आर अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। सो ट्रिग्नोमेट्री हमें लिखना है, तो एक एक एलिमेंट को एक एक वर्ड बना के लिखते जाओ। TRIGON। अब ओ दोबारा है, एन ओ दोबारा है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ पहले से हम लिख चुके हैं एक बार। फिर एम, फिर ई, फिर टी पहले ही आ चुका तो नहीं लिख सकते। फिर आर भी पहले आ चुका, नहीं लिख सकते। और फिर वाई। तो ये हो गया हमारा ट्रिगो में। इजी है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म ने लिख दिया। अब लास्ट है हमारे पास 6th पार्ट, जो कहता है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो लेटर्स सीधे लिखने हैं, लिखो बी, फिर ई, फिर टी, फिर आर। एक भी वर्ड हम रिपीट ही नहीं कर सकते, एक बार लिखो और फिर उस वर्ड को भूल जाओ। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 4। अब इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एलिमेंट्स लिख के दे दिए और आपसे इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए बोला है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में अटकते कहाँ हैं बच्चे कि पैटर्न नहीं समझ पाते हैं, और पैटर्न समझने के बाद आपको एक फॉर्मूला बनाना होता है हर पार्ट का। जिसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके ट्राई करता हूँ। देखो 3, 6, 9, 12। इसके सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, 2 नहीं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो मेजर तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें सेट को एक नाम देना होगा। नाम देने के बाद हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे x, और फिर कॉलन लगा के हम लिखेंगे कि x क्या है। अब हमें x को डिफाइन करना है। ये डेफिनेशन वर्ड्स में भी लिखी जा सकती है और ये डेफिनेशन मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला भी हो सकता है। जैसे कि मैं लिखूँ अगर 3, 6, 9, 12, तो अगर मैं ये लिखूँ कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, और फिर मैं लिख दूँ कि भाई x की वैल्यू 3 से स्टार्ट करो और 12 तक जाओ। देख के तो यही समझ में आया था ना कि 3 के गैप पे चल रहा था, मल्टीपल ऑफ 3 है, और स्टार्ट करो 3 से और 12 तक जाओ। ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, बट इससे भी बेटर एक डेफिनेशन हो सकती है। वो क्या, मैं लिखूँगा सेम सेट A x रेशो x। बैक्स को डिफाइन कर रहा हूँ तो मैक्स को डिफाइन करके देता हूँ x इज इक्वल्स टू 3n। ठीक है, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और n क्या है, 3 का एक मल्टीपल है, तो हमने मल्टीप्लाई करके ही दिखा दिया सीधे सीधे। और यहाँ पे अब रेंज किसकी डालूंगा, x की डालूंगा या n की डालूंगा, और वैसी बात है n की डालूंगा क्योंकि फॉर्मूला लिख दिया है। n की वैल्यू पुट करते जाओ और वैल्यूज़ निकालते जाओ। वेयर n कहाँ से स्टार्ट करूँ भाई, 3 1 जा 3 है ना, तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और n ख़त्म कहाँ पे करूँगा, n ख़त्म करूँगा 3 4 जा 12 है ना। तो ये डेफिनेशन इवन बेटर है क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी एम्बिगुअस चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। सिंपल सी बात है, देखते ही आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हो, रोस्टर फॉर्म बना सकते हो इससे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिख नहीं रहा है ना। नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड पार्ट ट्राई करो। 2 4 8 16 32। अब क्या इसमें आप कोई पैटर्न ढूंढ पा रहे हो, तो इसका पैटर्न है कि ये हर नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है ना। तो हर नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है, तो पैटर्न तो हमें समझ में आ गया, पर अब इसको लिखें कैसे। तो कोई फॉर्मूला बना पाओगे खुद से। सबसे आसान तरीका होता है कोई भी फॉर्मूला बना दो और उससे आप
अगर सेट को समझा पाओ तो सबसे बेस्ट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, मैं देख रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगर मैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में सेट को लिखूँ तो वो कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5। अब इस सेट को देख के मुझे समझ में ज़्यादा आ रहा है कि चेंज क्या हो रहा है, पावर चेंज हो रही है। नीचे का 2 तो कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू 2 और 2 की पावर क्या लगा दूंगा, n। और फिर क्या कहूँगा मैं, फिर मैं कहूँगा कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, वेयर, अब मैं रेंज डाल दूंगा, 1 से स्टार्ट करो n को और ख़त्म करो कहाँ पे, 5 पे। अरे बन गया भाई सेट बिल्डर फॉर्म, कोई दिक्कत ही नहीं आई, है ना। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 5, 25, 125, 625। अब भी हम देख सकते हैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 4। जब हम इस सेट को ऐसे लिख पा रहे हैं तो हम फटाफट से क्या करेंगे, इसका भी सेट बना देंगे। तो सेट इज इक्वल टू स्टार्ट x वेयर x is 5 raised to the power n, where n is a natural number और रेंज क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल बढ़िया, इजी। नेक्स्ट पार्ट हमें दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मैं तो भाई एक बार मैं देखते ही समझ पा रहा हूँ कि क्या लिखे हुए हैं, ये इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इवन नंबर्स को लिखने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, मैं या तो सेट में सीधे सीधे ये लिख दूँ कि x इज़ आ इवन नेचुरल नंबर। वर्ड डेफिनेशंस आर अलाउड, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को भी आप वर्ड्स में लिख सकते हो अगर आपको कुछ इससे अच्छा बना के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर्मूलाज आर द बेस्ट, क्योंकि हम मैथ्स कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूले लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसका ही दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, मैं लिखूँ x वेयर x इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 2, भी तो दिख रहे हैं मुझे 2 के मल्टीपल से सारे। और जब भी मैं सोचता हूँ मल्टीपल ऑफ 2 तो मेरे दिमाग में आता है अरे मल्टीपल लिख रहा है तो मल्टीप्लाई करके ही दिखा दो ना, तो लो कर दिया मल्टीप्लाई 2 इंटू n। और जब मल्टीप्लाई करके दिखा दिया 2 इंटू n, अब मैं क्या करूँगा, n को डिफाइन करूँगा। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की रेंज क्या है, रेंज n की 1 से स्टार्ट होता है n और ख़त्म कहाँ पे होता है, ये बढ़िया। और अगर आप ये नहीं भी लिखोगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे भी ख़त्म करते हैं तो भी कोई गलती नहीं है, और यहाँ तक भी चले जाते हैं तो भी कोई गलती नहीं है, दोनों आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 1, 4, 9 डॉट 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 100। अब भैया देख के क्या समझ में आ रहा है, ये मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, देखो ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये मुझे ये बनता हुआ दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, फटाफट से फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। x वेयर x इज इक्वल टू, क्या चेंज हो रहा है, नीचे वाला चेंज हो रहा है, ऊपर वाला कांस्टेंट है, तो n नीचे लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, 2, है ना, सब में 2 ही है ऊपर, तो ये लगा दिया। इसके बाद क्या करना है भाई, अभी n यूज़ किया है तो n को डिफाइन भी करो। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक जा रहा वाला है, वेयर 1 से स्टार्ट करो n पे और ख़त्म करो 10 पे। इजी, वेरी गुड। तो हमने 4th क्वेश्चन भी कर लिया। नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर दे रखा है और आपको उसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, इसको कैसे लिखा जाए,
1 3 5 7, अरे सारे थोड़ी ना लिख सकते हैं, तो डॉट 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 डॉट। ठीक, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। समझ पा रहे हो ना एलिमेंट्स कैसे ढूंढे मैंने? ऑड और नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, तो ऑड नंबर लिख के चले आएगा सारे, और जब तक मेरा बन किया मैंने लिखा उसके बाद डॉट लगा दी, क्योंकि कहीं पे रेंज नहीं दे रखी, रेंज मतलब नहीं है तो इन्फिनिटी तक जाना है, तो डॉट 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 मीन्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना। बी पार्ट क्या है? एक्स इन इंटीजर, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -12 से, और वो कहाँ तक जा रहा है? 9/2 तक। तो इंटीजर में तो ये हाफ तो आते ही नहीं इंटीजर में, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर ढूंढो। -12 का नियरेस्ट इंटीजर होता है 0, और 0 इस रेंज में भी लाई कर रहा है क्योंकि 0 -12 से बड़ा होता है। उसके बाद 1 का मतलब 2/2, फिर 2 का मतलब 4/2, फिर 3 का मतलब 6/2, वो भी अभी रेंज में चल रहे हैं हम लोग। फिर 4 का मतलब 8/2। अब अगला क्या होगा? 9/2, और 9/2 इज़ नॉट इन द रेंज, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे। समझ में आया ये वाला पार्ट? नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसको दोबारा से आपको बता दूंगा। नाउ सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या है? एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर जिसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 होता है? तो ऐसा इंटीजर है भाई -2 और 2, इन दोनों का ही स्क्वायर 4 होता है। इनसे छोटे नंबर -1 और 1 और 0। ये बन गया हमारा सेट, है ना। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट की बात करें तो एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अरे ये तो बहुत आसान है वर्ड्स वाले, तो LOYA, दोबारा L लिखना ही नहीं क्योंकि रिपीट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट सेट E क्या कह रहा है? एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 31 डेज नहीं होते? जनवरी में होते हैं, फेब में नहीं होते, फिर मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, फिर मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, सितंबर में नहीं होते, फिर अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते। तो ये हमारे पास वो महीने हो गए जिनमें 31 दिन नहीं होते। फिर सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। एफ इज़ अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के को इंक्लूड मत करो और के से पहले ही रुक जाओ, और कोई भी वोवल मत लो, सारे कॉन्सोनेंट्स यूज़ करो। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वोवल होते हैं AEIOU, उनको छोड़ दो। तो B C D E तो छोड़ना है, F G H I छोड़ना है, J, और K से आगे जाना ही नहीं। तो J के बाद क्या आता है? यहीं पे इसको रोक देंगे। इजी है। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनको मैचअप करो। तो सबसे पहले तो देखो हम मैचअप करने जा रहे हैं, तो मैचअप में सबसे पहले उनको मैच करते हैं जो आसान लगते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में कुछ MATHEICS लिखा दिख रहा है, तो ये किसका कंपोनेंट है? ये मैथमेटिक्स का कंपोनेंट है। तो 3 का तो हमें देखते ही पता चल गया क्या है, डी पार्ट ऑप्शन है ना। अब बात करते हैं लास्ट की, फोर्थ पार्ट क्या है? 1 3 5 7 9, ये सारे क्या हैं यार? ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, और वो भी लेस देन 10। तो ये तो बी पार्ट हो गया सीधे सीधे। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहे हैं? 2 और 3, और हमारे पास ऐसा एक ही वो ऑप्शन है जो है ए पार्ट। क्या कह रहा है? प्राइम नंबर। फर्स्ट पार्ट में भी डिवाइजर ऑफ 6 है, बट वो प्राइम नंबर्स के अलावा भी चला, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं होता ना, और 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट में ऑल डिवाइसेस ऑफ 6 लिखे हुए हैं, और जो कि नेचुरल नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में हमारे सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 6 लिखे, प्राइम नंबर जो कि डिवाइजर ऑफ 6 हैं, तो ये हमारा ए पार्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर ली। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मिलते रहेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।